नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर बाय अनूप और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, बांग्लादेश में या किसी भी देश में अगर रात के समय अचानक बिजली चली जाए तो शायद कुछ मिनटों की परेशानी लगे, लेकिन सोचिए कि अगर आपके यहाँ रात 8 से 10 घंटे तक ही लाइट ना आए, रात 8 बजे लाइट कटे और 10 घंटे के बाद आपके यहाँ लाइट आए और ये रोज होने लगे। दुकानें समय से पहले बंद होने लगे, कारोबार रुकने लगे और लोगों का गुस्सा सड़कों तक पहुंच जाए, तब मामला सिर्फ पावर कट का नहीं रहता। आज बांग्लादेश इसी संकट से गुजर रहा है, जहां ईंधन और गैस की कमी ने बिजली उत्पादन पर सीधा वार किया है। बांग्लादेश सरकार ने भारत से अतिरिक्त मदद की गुहार लगाई है, लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा देश है जिसका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे और वो देश है नेपाल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बांग्लादेश की इस बिजली में नेपाल को हम क्यों चर्चा में लाए हुए हैं और हिमालय नदी और पहाड़ों के लिए जाना जाने वाला नेपाल बांग्लादेश के भविष्य की बिजली जरूरत में एक महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभा रहा है और निभा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि नेपाल की बिजली बांग्लादेश तक पहुंचेगी कैसे, बीच में भारत क्यों जरूरी है और क्या नेपाल की जल विद्युत वास्तव में बांग्लादेश के संकट में कोई फर्क डाल सकती है। आज के इस पूरे वीडियो में हम विस्तार पूर्वक इन सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और इत्मीनान से बैठकर एकदम आराम से मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जो भी विचार है वो कमेंट के माध्यम से आप हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। आज का टॉपिक है बांग्लादेश अंधेरे में नेपाल की बिजली, भारत से मदद की गुहार। पावर कट जो है इस समय चल रहा है कहां, बांग्लादेश में, वो भी 10-10 घंटे का। साथियों सोचिए, बांग्लादेश में बिजली का संकट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कई जगह घंटों तक बिजली गायब हो रही, लेकिन इसी कहानी में नेपाल, भारत और बांग्लादेश तीनों एक ही पावर कनेक्शन में क्यों दिखाई दे रहे हैं। पहला सवाल यह है कि अगर भारत से बिजली आ रही है तो बांग्लादेश में अंधेरा कम क्यों नहीं हो रहा है। दूसरा सवाल यह है कि नेपाल जो खुद बिजली पैदा करता है इस पूरी कहानी में अचानक इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया। और तीसरा सवाल, क्या भारत के जरिए नेपाल की बिजली बांग्लादेश तक पहुंच सकती है और क्या इससे बांग्लादेश का संकट सच में बदल सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी कहानी में एक ऐसा आंकड़ा है जो सुनने में छोटा लगता है, मगर उसके पीछे दक्षिण एशिया के बदलते एनर्जी मैप की बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है। सवाल यह नहीं है कि बांग्लादेश को कितनी बिजली मिल रही है, सवाल यह है कि नेपाल, भारत और बांग्लादेश मिलकर ऐसा एनर्जी नेटवर्क बना सकते हैं जो पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल दे। इसी पर हम एक एक करके आपके साथ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम परेशानी समझेंगे कि बांग्लादेश में बिजली संकट और 8-10 घंटे तक का अंधेरा, ये क्या हो रहा है, असली संकट क्या है। साथियों, बिजली कम पड़ रही है ये कह देना पूरी कहानी नहीं। असली समस्या बिजली बनाने की क्षमता से लेकर इस्तेमाल होने वाले गैस और फ्यूल की उपलब्धता तक फैली हुई। बांग्लादेश की बिजली व्यवस्था में गैस की बड़ी भूमिका है, लेकिन जब गैस की सप्लाई प्रभावित होती है, ईंधन की कमी होती है, तो कई पावर प्लांट्स अपनी पूरी क्षमता से नहीं चल पाते। यानी कागज पर पावर जनरेशन कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन जरूरत के समय उतनी बिजली वास्तव में पैदा नहीं हो पाती। और यहीं से दूसरी समस्या शुरू होती है, वो होती है जनरेशन कांस्टेंट। देश के पास पावर प्लांट्स है लेकिन फ्यूल की कमी है। प्लांट मेंटेनेंस, ट्रांसमिशन और दूसरे ऑपरेशनल कांस्टेंट्स की वजह से हर समय पूरी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी उपलब्ध नहीं रहती है। नतीजा ये होता है कि बिजली की मांग और उपलब्ध सप्लाई नहीं रहती है और मांग और सप्लाई के बीच में एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो जाता है। जब यह गैप बड़ा हो जाता है तो सिस्टम को संभालने के लिए लोड शेडिंग यानी कि पावर कट्स करना पड़ता है। इसका असर सिर्फ घरों की बत्ती जाने तक सीमित नहीं रहती, दुकानों को समय से पहले बंद करना होता है, छोटे कारोबारों की प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता घटती है, फैक्ट्रीज को महंगी बैकअप पावर पर निर्भर रहना पड़ता है और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है। इसलिए बांग्लादेश का असली संकट सिर्फ कितने मेगावाट की कमी है ये नहीं है, सवाल ये है कि बिजली की जरूरत है और उसे लगातार भरोसेमंद तरीके से कैसे पैदा किया जाए और कैसे पहुंचाया जाए। और यहीं से हमारी कहानी बांग्लादेश से निकलकर इंडिया और इंडिया से निकलकर फिर नेपाल तक पहुंचती, क्योंकि अगर समस्या सिर्फ बिजली की मात्रा नहीं बल्कि रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है तो पड़ोसी देश के बीच बना रीजनल पावर नेटवर्क अचानक महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बिजली कटौती के ऊपर अगर हम चर्चा कर रहे हैं साथियों, तो बिजली कटौती का आम जीवन के ऊपर जो है, जो आम आदमी है उसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या असर पड़ेगा। बिजली गई, कारोबार भी रुका, आम आदमी की इकोनॉमी तक इसका असर हुआ। साथियों, जब बिजली कुछ घंटों के लिए जाती है तो इसका असर आखिर पड़ता किसके ऊपर है। सबसे पहले उस आम परिवार के ऊपर पड़ता है जिसकी रोजमर्रा की जिंदगी बिजली के ऊपर निर्भर है। पंखा हो गया, पानी का मोटर, मोबाइल चार्जिंग, पढ़ाई, छोटे घरेलू काम, सब प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन असली नुकसान घर से बाहर शुरू होता है। एक छोटी दुकान में बिजली चली गई तो बिक्री और ग्राहक दोनों प्रभावित हो सकते हैं। किसी छोटे कारखाने में मशीन रुक गई तो उत्पादन का समय और लागत दोनों बढ़ते हैं।
यानी पावर कट सिर्फ अंधेरा नहीं करता, वह इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी धीमा करता है। बड़े उद्योगों के लिए समस्या और भी गंभीर हो सकती है अगर बिजली की सप्लाई भरोसेमंद नहीं, तो बिजनेस को जनरेटर या दूसरे बैकअप सिस्टम के ऊपर निर्भर रहना पड़ सकता है। इसका मतलब है अतिरिक्त फ्यूल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट और प्रोडक्शन में अनसर्टेनिटी। जब ऐसी समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो इसका असर सिर्फ आज के कारोबार पे नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर एक्सपेंशन के फैसले पर भी पड़ सकता है। यानी बांग्लादेश के लिए बिजली संकट की असली कीमत सिर्फ उस समय नहीं चुकानी पड़ती जब बत्ती जाती है। इसकी कीमत घर के बजट, दुकान की कमाई, फैक्ट्री के प्रोडक्शन और पूरी इकोनॉमी की एफिशिएंसी में दिखाई देती। और यही वजह है कि अब कहानी सिर्फ बिजली कब आएगी की नहीं रह जाती। सवाल ये बन जाता है कि बांग्लादेश को ऐसे रीजनल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल सकती है जो अचानक पैदा हुए पावर गैप को भी संभाल सके। और यही सवाल हमें अगले हिस्से में इंडिया बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की तरफ ले जाता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स पर चले। नेपाल पानी से पावर और बिजली से एक्सपोर्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। साथियों, इस पूरे कहानी में सबसे एक नया इंपॉर्टेंट किरदार जुड़ा, वो है नेपाल। नेपाल के पास तेल या गैस के बड़े भंडार तो नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसी प्राकृतिक ताकत है जो साउथ एशिया के एनर्जी स्टोरी को बदल सकती है, और वो है पानी। हिमालय से निकलने वाली नदियां नेपाल को हाइड्रो पावर की बड़ी संभावना देती। यही वजह है कि नेपाल लंबे समय से अपने हाइड्रो पावर क्षमता को सिर्फ घरेलू बिजली की जरूरत पूरी करने तक के लिए नहीं बल्कि बिजली एक्सपोर्ट करने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण फर्क समझना जरूरी होगा। नेपाल में बिजली पैदा कर लेना और उस बिजली को दूसरे देश तक पहुंचा देना, ये दो अलग अलग बातें हैं। एक्सपोर्ट के लिए सिर्फ डैम या पावर प्लांट काफी नहीं होते, उसके लिए ट्रांसमिशन लाइंस, क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट, रीजनल पावर ट्रेड्स की जरूरत होती है। यानी नेपाल की असली ताकत सिर्फ उसकी नदियों में नहीं बल्कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन नदियों में पैदा हुई बिजली को सीमा के पार पहुंचा सके। और यही नेपाल की कहानी इंडिया से जुड़ती है। भारत नेपाल के हाइड्रो पावर को अपने बड़े इलेक्ट्रिसिटी मार्केट तक पहुंचने का रास्ता दे सकता है। आगे चलकर यही रीजनल कनेक्टिविटी बांग्लादेश जैसे पावर डेफिसिट मार्केट के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए नेपाल को सिर्फ बिजली बेचने वाला देश समझना अधूरा होगा। असली कहानी यह है कि नेपाल के हाइड्रो पावर, भारत का ट्रांसमिशन नेटवर्क और बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, ये तीनों एक ही रीजनल एनर्जी चेन का हिस्सा बन सकते हैं। अब अगला सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर नेपाल के पास बिजली है और बांग्लादेश को बिजली की जरूरत है तो दोनों देशों के बीच इंडिया की भूमिका आखिर क्या आ जाती है। 40 मेगावाट से संकट क्या खत्म होगा? असली ताकत कनेक्टिविटी की है, डाटा की नहीं। साथियों, भारत क्यों जरूरी है इसे भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम नेपाल के पास जल विद्युत की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश को हम कह रहे हैं कि भैया इसको जरूरत है, और भारत बीच में जो है वो क्या है, ट्रांसमिशन का काम कर रहा है। यानी कि भारत की भूमिका मार्ग नहीं है। भारत कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो नेपाल, भारत, बांग्लादेश, यानी नेपाल में बनी बिजली पहले भारत की बिजली व्यवस्था में प्रवेश करेगी और फिर भारतीय ट्रांसमिशन व्यवस्था के जरिए वो कहां पहुंचेगी? बांग्लादेश पहुंचेगी। भारत यहां सिर्फ बिजली का खरीदार या विक्रेता नहीं है, दोनों देशों को जोड़ने वाला एक कड़ी है, एक चेन है बीच में। किसी भी बिजली व्यापार में सिर्फ बिजली पैदा करना पर्याप्त नहीं होता, उसके लिए मजबूत अंतरदेशीय ट्रांसमिशन लाइन, उपकेंद्र, ग्रिड का कोऑर्डिनेशन और तीनों देशों के बीच स्पष्ट समझौता होना जरूरी है। भारत के पास पहले से नेपाल और बांग्लादेश दोनों के साथ सीमा पार बिजली व्यापार का ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसलिए भारत के ग्रिड का इस्तेमाल करके नेपाल की जल विद्युत को बांग्लादेश के बाजार तक पहुंचाने की संभावना बनी। भारत और नेपाल के बीच सीमा पार बिजली व्यापार के लिए ट्रांसमिशन ढांचा पहले से विकसित किया गया है। फिर अक्टूबर 2024 में एक महत्वपूर्ण कदम यह उठाया गया कि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम और बांग्लादेश विद्युत विकास बोर्ड के बीच बिजली जो है वो बिक्री एक समझौता हुआ और नवंबर 2024 में इसे लागू भी किया गया। नेपाल से बांग्लादेश तक भारतीय ग्रिड के रास्ते 40 मेगावाट जल विद्युत की आपूर्ति शुरू हुई। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग की दिशा में पहला महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय कदम बताया। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस कहानी में असली महत्व केवल बिजली की मात्रा का नहीं है, महत्व इस बात का है कि पहली बार नेपाल में पैदा हुई बिजली भारत की ट्रांसमिशन व्यवस्था से गुजरकर बांग्लादेश के उपभोक्ताओं तक पहुंचने लगी। यानी तीनों देशों के बीच बिजली एक वास्तविक रास्ता बन गया। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर यह रास्ता 40 मेगावाट के लिए बन सकता है तो भविष्य में इसकी क्षमता कितनी ज्यादा बढ़ सकती है। और यही हमें अगले हिस्से में के उस आंकड़े तक लेकर जाता है जिसे शुरुआत में हमने जानबूझकर आपके साथ छुपा कर रखा था। और वो आंकड़ा बहुत ज्यादा का नहीं है साथियों, आंकड़ा है 40 मेगावाट का। साथियों, पहली नजर में 40 मेगावाट कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं लगता है,
लेकिन इसकी कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिर्फ बिजली बेचने का सौदा नहीं था, बल्कि नेपाल की बिजली को भारत के रास्ते बांग्लादेश तक पहुंचाने का पहला व्यवहारिक मॉडल बना। नवंबर 2024 में एक त्रिपक्षीय बिजली लेन देन की शुरुआत हुई। 2025 से नेपाल ने वर्षा ऋतु के दौरान बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली भेजना शुरू किया, लेकिन कहानी यही नहीं रखी। 40 मेगावाट को बढ़ाकर 60 मेगावाट करने की कोशिश हुई। नेपाल और बांग्लादेश के बीच में अतिरिक्त 20 मेगावाट पर सिद्धांततः सहमति बनी, यानी मौजूदा 40 मेगावाट के ऊपर 20 मेगावाट और जोड़ने की योजना थी। कागज पर रास्ता साफ दिखाई दे रहा था कि 40 से बढ़ा के भैया 60 कर देना है, लेकिन असली अड़चन बिजली पैदा करने की नहीं, उसके पहुंचाने की क्षमता की थी। और यहीं से 40 मेगावाट की सबसे बड़ी कहानी अतिरिक्त 20 मेगावाट इसलिए अटक गया क्योंकि भारत की ओर से इस्तेमाल होने वाला ट्रांसमिशन व्यवस्था तत्काल पर्याप्त क्षमता का नहीं था। भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अतिरिक्त प्रवाह के लिए मंजूरी नहीं दी और ट्रांसमिशन क्षमता की सीमा को प्रमुख कारण इसके लिए बताया। जुलाई 2026 में भी इस अतिरिक्त 20 मेगावाट को लेकर ट्रांसमिशन बाधा बनी हुई है और इस पर भी मैंने एक वीडियो आपके लिए जुलाई में ही बनाया था। अच्छा, जुलाई में जब मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं 13 अगस्त को जब मैं आपके साथ चर्चा करूंगा तो इस मुद्दे को लेकर आना पड़ेगा कि अगस्त के महीने में बांग्लादेश में यह समस्या आ सकती है। लेकिन अगर जुलाई में हमने बनाया था तो उस समय भी हमने 40 वाट और 60 वाट की बात की थी। बांग्लादेश में बिजली समस्या को लेकर भी चर्चा की थी। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वो टॉपिक भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उस समय जो हमने बातें कही थी वह मात्र कुछ दिनों के बाद धरातल पर आपको देखने को मिल रहा है। तो साथियों, यहां असली समस्या नेपाल में बिजली की कमी नहीं बल्कि बिजली की सीमा पार ले जाने की क्षमता को लेकर है, जिस पर हमने कई बार बातें की। अब थोड़ा सा और हमें देखना है, हमें क्या चर्चा करना है? हमें चर्चा करना है कि 40 मेगावाट का बड़ा रहस्य जो है, इस पर हमने बात किया कि नेपाल उत्पादन करता है, नेपाल से भारत आया। ट्रांसमिशन के बारे में हम बात कर रहे थे, भारत से बांग्लादेश ट्रांसमिशन की चर्चा कर रहे थे। अब 40 मेगावाट का संकट खत्म नहीं, बस असली ताकत जो है कनेक्टिविटी है। अब इस बात को जो है वो हमें देखना है और हमें ये देखना है कि क्या 40 मेगावाट बांग्लादेश को नहीं बचा सकता? क्या 40 मेगावाट से बांग्लादेश का पूरा बिजली संकट खत्म नहीं होने वाला है? साथियों, इसकी मात्रा देश की कुल जरूरत के मुकाबले एक बहुत छोटी मात्रा है। इसलिए अगर कोई इस पूरे समझौते को सिर्फ 40 मेगावाट के बिजली के हिसाब से देखेगा तो इसकी असली अहमियत को खो देगा, मिस कर देगा। इस कहानी का असली महत्व बिजली की मात्रा से नहीं, कनेक्टिविटी से है। यानी 3 अलग अलग देशों की बिजली व्यवस्था एक वास्तविक लेन देन से जुड़ी है और यह दिखाता है कि हिमालय में पैदा हुई बिजली भारत के रास्ते दक्षिण एशिया के दूसरे बिजली बाजार तक पहुंच रही और यही मॉडल आगे बड़ा हो सकता है। आज सवाल 40 मेगावाट का है, लेकिन भविष्य में सवाल यह होगा कि नेपाल कितनी अतिरिक्त जल विद्युत पैदा कर सकता है, भारत कितना मजबूत ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है और बांग्लादेश कितना बिजली खरीद सकता है। अगर इन तीनों के बीच ग्रिड कनेक्शन और नियम को मजबूत कर दिया जाए तो छोटी शुरुआत धीरे धीरे बड़े क्षेत्रीय बिजली बाजार में बदल सकती है। इसलिए 40 मेगावाट को बांग्लादेश की समस्या का समाधान कहना गलत होगा, इसे ट्रांसमिशन और एक नई शुरुआत कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि असली उपलब्धि यह है कि 3 दशकों के बीच बिजली के लिए एक नया रास्ता खुला है। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर रास्ता बन चुका है तो क्या दक्षिण एशिया इस रास्ते को इतना बड़ा बना सकता है कि भविष्य में बिजली की कमी वाले देश और बिजली पैदा करने वाले देश को एक क्षेत्रीय ग्रिड से जो है वो जोड़ दिया जाए। अब सवाल यह है कि ये सब कुछ होगा तो इससे नेपाल को क्या मिलेगा? साथियों, नेपाल के लिए सिर्फ बांग्लादेश को बिजली बेचने का मामला नहीं, सबसे पहला फायदा यह है कि अतिरिक्त बिजली को बाजार में वो बदल सकता है। बरसात के मौसम में जब जल विद्युत उत्पादन बढ़ सकता है, घरेलू मांग उतनी नहीं होगी, तब बची हुई बिजली को बाहर बेचकर नेपाल सीधे कमाई कर सकता है। वित्त वर्ष 2025-26 में नेपाल ने भारत और बांग्लादेश को कुल मिलाकर 29.32 अरब नेपाली रुपए की बिजली बेची थी और बिजली व्यापार में उसका जो अधिशेष था वो 18.76 अरब रुपए का था। दूसरा फायदा निवेश का भरोसा है। अगर नेपाल यह दिखा पाता है कि उसकी जल विद्युत सिर्फ नेपाल की सीमा के भीतर इस्तेमाल होने वाली बिजली नहीं बल्कि भारत और बांग्लादेश जैसे बड़े बाजारों तक पहुंच सकती है, तो नई जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश का आर्थिक तर्क मजबूत हो सकता है। यानी 40 मेगावाट का निर्यात छोटा दिख रहा है, लेकिन संदेश इसके पीछे बहुत बड़ा है। इसके अलावा नेपाल के लिए इसका मतलब यह है कि भविष्य में केवल एक पड़ोसी बाजार पर निर्भर रहने के बजाय दक्षिण एशिया के बड़े बिजली बाजारों तक वो संभावना इसके लिए और ज्यादा पैदा जो है वो हो सकती है। चौथा फायदा ये होगा कि नेपाल की जल विद्युत अर्थव्यवस्था को नया मॉडल मिल सकता है, यानी पानी से बिजली, बिजली से निर्यात, निर्यात से विदेशी मुद्रा और निवेश। यानी कि इसके लिए अगर हम बात करें साथियों, तो भारत, हमने क्या कहा, नेपाल के लिए एक नया मार्ग है।
लेकिन इसके लिए एक शर्त है, नेपाल जितनी बिजली पैदा करेगा उतनी ही तेजी से उसे बाहर पहुंचाने का रास्ता भी बनाना होगा। यानी नेपाल के लिए असली औसत 40 मेगावाट नहीं बल्कि उसका ट्रांसमिशन जो है वो है। भारत को क्या मिलने वाला है? तो साथियों, भारत के लिए अगर हम बात करें तो भारत को सीधा इससे फायदा तो नहीं होने वाला है, लेकिन अगर भारत अपना ट्रांसमिशन लाइन मजबूत कर देता है, तो ट्रांसमिशन लाइन मजबूत अगर भारत कर रहा है तो बिजली व्यापार के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। नेपाल और बांग्लादेश के बीच सीधी सीमा नहीं है, इसलिए बिजली को भारतीय क्षेत्र और भारतीय ग्रिड से होकर गुजरना होगा। 2024 में शुरू हुआ यह पहला त्रिपक्षीय बिजली लेन देन इसी मॉडल का उदाहरण है। भारत का फायदा केवल ट्रांसमिशन फीस या किसी लेन देन की कमाई तक सीमित नहीं है। भारत के लिए बड़ा लाभ यह होगा कि क्षेत्रीय बिजली व्यवस्था में वो केंद्रीय भूमिका निभाएगा। जितना ज्यादा पड़ोसी देश भारतीय ग्रिड से जुड़ेंगे उतना ही भारत एक ऐसे क्षेत्रीय बिजली केंद्र के रूप में मजबूत होगा जहां अलग अलग देशों के बिजली का आदान प्रदान हो सकता है। भारत सरकार भी पड़ोसी देशों के साथ बिजली सहयोग और सीमा पार ट्रांसमिशन संपर्क को मजबूत कर सकता है। वही दूसरा फायदा, नेपाल की अतिरिक्त जल विद्युत को भारत के लिए उपयोगी, यानी कि भारत में भी जो बिजली की डिमांड है उसको पूरा किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर भारत के लिए फायदा है। बांग्लादेश को इससे यह मिल सकता है कि बांग्लादेश में जो अभी समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि बांग्लादेश में बिजली का उत्पादन गैस से किया जा रहा है। तो साथियों, अगर बांग्लादेश में जो कंडीशन है कि गैस की कमी और बिजली कटौती जो समस्या आ रही है, जो इससे बांग्लादेश जूझ रहा है, इसके लिए बिजली के अतिरिक्त और वैकल्पिक सोर्स जो है वो महत्वपूर्ण हो जाएंगे। नेपाल से आने वाला जल विद्युत बांग्लादेश को अपने बिजली सोर्स में डाइवर्सिटी लाने का मौका देगा। यानी अगर किसी समय घरेलू गैस आधारित उत्पादन दबाव में आता है तो पड़ोसी देशों से मिलने वाले बिजली व्यवस्था के लिए एक अतिरिक्त सहारा बन सकता है। लेकिन बांग्लादेश के लिए इसमें एक बड़ी बात जो है वो है कि सीमा पार बिजली व्यापार एक नया रास्ता होगा और नेपाल से बिजली भारतीय ट्रांसमिशन व्यवस्था से होकर बांग्लादेश पहुंच रहा है। यानी बांग्लादेश को सिर्फ एक बिजली आपूर्ति करता नहीं बल्कि भविष्य में एक क्षेत्रीय बिजली बाजार से जुड़ने का भी अवसर मिल रहा है। मौजूदा समझौते के तहत आपूर्ति हर साल 15 जून से 15 नवंबर तक होती है। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश में अतिरिक्त 20 मेगावाट लेने में रुचि दिखाई थी, लेकिन ट्रांसमिशन क्षमता के चलते ये सारी समस्या है। इसलिए बांग्लादेश के लिए पूरी कहानी का असली लाभ जो है वह आज की 40 मेगावाट बिजली से ज्यादा भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर है। यानी नेपाल बांग्लादेश सिर्फ बिजली नहीं दे रहा है, अब वो बांग्लादेश को एक नए क्षेत्रीय ऊर्जा नेटवर्क से जोड़ने का रास्ता भी खोल सकता है। इससे साउथ एशिया का फ्यूचर पावर कॉरिडोर का एक नया मार्ग बनेगा, एक नई कहानी बनेगी और दक्षिण एशिया में बिजली को सिर्फ देश की सीमा के भीतर इस्तेमाल करने के बजाय क्षेत्रीय स्तर पर साझा भी किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, तो हम अंततः यही कह सकते हैं कि कहानी की शुरुआत तो बहुत छोटी से हुई। कहानी की शुरुआत ये हुई कि बिजली की समस्या है। कहानी की शुरुआत ये हुई कि बांग्लादेश में लोग सड़कों पे उतर गए हैं, गुस्से में हैं, भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इस कहानी की जब पीछे जाया जा रहा है तो पता चल रहा है कि यहां संभावनाएं भी हैं और समस्याएं भी। यहां कहानी सिर्फ 40 मेगावाट की नहीं है। 40 मेगावाट बांग्लादेश के बिजली संकट को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन अगर नेपाल का जल विद्युत, भारत का ग्रिड और बांग्लादेश की बिजली की मांग सब एक साथ एक रास्ते पर जुड़ जाए तो भविष्य में इस प्रकार की समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी और तीनों देशों के बीच में संबंध और भी ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। यही छोटा कदम भविष्य में बड़े साउथ एशिया पावर कॉरिडोर की शुरुआत बन सकता है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार जो हैं वो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।